राइट टू डाई को लेके थोड़ा कन्फ्यूजन रहा है इंडिया में, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ नो लेजिस्लेशन दैट क्लियरली डिफाइंस एनीथिंग इन रिलेशन टू दिस पर्टिकुलर राइट और यूथनेशिया. इट हैज़ ओनली डेवलप्ड थ्रू प्रेसिडेंट्स. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू ही इस राइट को इंटरप्रेट किया गया है. एंड फाइनली अब सुप्रीम कोर्ट ने एक क्लियर गाइडलाइन इशू कर दी है इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स 2018 जजमेंट. तो इसी सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंड वी विल एम टू गेट सम क्लैरिटी on this right. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law-based examinations and welcome to Law Digest. अगर हम इस राइट के बैकग्राउंड की बात करें, सबसे पहले आर्टिकल 21 क्या इम्प्लाई करता है? दैट नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर. तो ये जो हमारा राइट टू लाइफ 21 में इंक्लूडेड है, इसको लेके क्वेश्चन आया पहले कि क्या इसमें राइट टू डाई भी इंक्लूड है, कि इफ़ वी कांट बी डिप्राइव्ड ऑफ आवर लाइफ डज दैट also mean that can we by ourselves take our lives? तो पी रत्नम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इस बात को क्लैरिफाई किया गया और बोला गया कि राइट टू लाइफ जो है ये राइट टू डाई को साथ में इंक्लूड करता है, विच इज़ बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट सुइसाइड. एंड सेक्शन 309 आईपीसी का जो बेसिकली पनिश करता है कि अगर आप अपनी जान लेने की कोशिश करते हो देन इट इज़ punishable. That section was held unconstitutional because it was said कि it also includes right to die, so you can't be punished for it. Then later जियान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जजमेंट आया, जहाँ पे इस जजमेंट को रिवर्स करके बोला गया कि right to life does not include right to die and yes you will be punished if any such thing happens. Section 309 was held to be constitutional. काफ़ी लोगों को ये क्वेरी रही है कि अगर वी हैव द राइट तो 309 क्यों अभी तक प्रेजेंट है आईपीसी में, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर क्यों नहीं किया जाता? बिकॉज यहाँ पर बोला गया क्लियरली कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल है. फिर आई पैसिव यूथनेशिया की जजमेंट. सो इट डज नॉट क्लियरली से एक्टिव यूथनेशिया. एक्टिव यूथनेशिया इसकी आप जो इंसान है उसको ऐसा ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हो या ऐसी मेडिसिन दे रहे हो जिससे उसकी लाइफ जो है that gets over. He is choosing to do so. Passive euthanasia is that you are withdrawing certain treatment कि किसी को जैसे लाइफ सपोर्ट से हटा लिया, वेंटिलेटर पे से हटा लिया, तो दैट इज़ पैसिव यूथनेशिया. अरुणा शॉनबॉक की जजमेंट में यही बोला गया कि पैसिव यूथनेशिया जो है दैट विल बी अलाउड इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एंड कोर्ट की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग रहेगी ऐसे केसेस में. हाई कोर्ट को अथॉरिटी दी गई दैट दे विल डिसाइड डिपेंडिंग फ्रॉम केस टू केस कि इसमें पैसिव यूथनेशिया की अलाउंस है या नहीं. फिर आता है कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जजमेंट, जहाँ पर ये क्लियरली बोला गया कि राइट टू डाई विद डिग्निटी इज़ अ फंडामेंटल राइट. सो इफ़ अ पर्सन इज़ इन अ वेजिटेटिव स्टेट, टर्मिनली इल है, बेड रिडन है, सो दैट पर्सन हैज़ द राइट टू डाई विद डिग्निटी रादर देन कि वो उस स्टेट में जाए जहाँ पे उसको अपना टाइम काटना पड़ रहा है. तो पैसिव यूथनेशिया एंड लिविंग विल को वैलिड होल्ड किया गया इस 2018 की जजमेंट में. अब ये जजमेंट यहाँ पर क्वेश्चन में आई बिकॉज इस जजमेंट में कुछ कोर्ट की डायरेक्शंस भी आई थी. अब उन डायरेक्शंस में एक ये जो कॉन्सेप्ट है लिविंग विल का, एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव का, ये इशू हुआ था बट उस पर बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी कि ये इशू तो हो गया है, गाइडलाइंस आ गई हैं, बट उनको इम्प्लीमेंट किस तरह से किया जाए वो प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लिकेटेड था. इसीलिए कुछ फिजिशियंस, नर्सेज, थेरेपिस्ट जो इन केसेस से डील करते हैं उन्होंने साथ में मिलके कोर्ट से ये रिक्वेस्ट किया कि ये जो आपकी जजमेंट रही है 2018 की, इसको थोड़ी वर्केबल फॉर्म में लाया जाए, इसमें अमेंडमेंट्स करी जाए. तो इसी के ऊपर क्लैरिटी के लिए, क्योंकि आपका जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है जो प्रिस्क्राइब किया गया है, एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव जो होता है, व्हाट इज़ दिस? इट्स बेसिकली द विल ऑफ द पर्सन कि जब कोई इंसान इस पोजीशन में आ जाएगा तो उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, तो वो इंसान खुद से पहले से उसको डिसाइड कर सकता है कि मेरे को ये ट्रीटमेंट जो है इतनी, अगर मैं इस स्टेज में हूँ तो देन आई वुड प्रेफर टू डाई और थिंग्स लाइक दैट. बट देन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो बहुत मुश्किल था क्योंकि पूरा प्रोसेस इन्वॉल्व था, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर इन्वॉल्व था. तो इसी को मॉडिफाई अब कोर्ट ने किया है. ये 5 जज बेंच जो कॉन्स्टिट्यूट करी गई है बिकॉज ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है. तो अब इस
बेंच ने क्या बोला है, इस बेंच ने डायरेक्टिव्स जो हैं वो इशू करे कि जो अर्लियर जजमेंट है उसके कुछ डायरेक्टिव्स को चेंज करके डिटेल में इन्होंने क्लियरली बताए हैं, हम शॉर्ट में समझेंगे। तो ये जो जजमेंट है, दिस इज कमिंग in the case of common cause versus Union of India only. If you are wanting to know the case title for your examination purpose, then that is the case title. First, surrogate decision maker कि बेसिकली जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा, जो मेडिकल केयर दी जाएगी पेशेंट को, पहले क्या होता था कि सिर्फ एक गार्जियन का नाम उस डॉक्यूमेंट में आ सकता था। जो हम एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव की बात कर रहे हैं उसमें एक ही नाम आ सकता था पहले, एंड नाउ देयर कैन बी मोर देन वन नेम, बिकॉज ऑब्वियसली अ पर्सन इज अटैच्ड टू सो मेनी पीपल एंड ही वुड वांट सम पीपल टू बी अवेयर ऑफ हिज मेडिकल कंडीशन, तो वो एक से ज़्यादा नाम आ सकते हैं। फिर एडवांस डायरेक्टिव को पहले ये ज़रूरत थी कि आप जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो होता है उससे अप्रूव करा के लाओगे, बट नाउ अटेस्टेशन में आप नोटरी से या गजेटेड ऑफिसर से भी करा सकते हो। देन पहले ज़रूरी था कि ज्यूरिसडिक्शनल जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसको एक कॉपी आपके एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव की रजिस्ट्री में फॉरवर्ड करी जाए, बट अब वो ज़रूरत नहीं है। देन एग्जीक्यूटर जो है वो अपनी ये जो कॉपी है डायरेक्टिव की वो हैंड ओवर कर सकता है टू द डेजिग्नेटेड डिसीजन मेकर एंड फैमिली फिजिशियन। पहले ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट को देना होता था। देन सो यू कैन सी कि प्रोसीजर को सिंप्लीफाई किया जा रहा है, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीच जुडिशियल मजिस्ट्रेट। प्रैक्टिकली ये चीज़ें बहुत टफ हो जाती हैं। देन एडवांस डायरेक्टिव जो है वो डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड्स का पार्ट बनाया जा सकता है। पहले क्या होता था कि पहले कॉम्पिटेंट ऑफिशियल जो लोकल गवर्नमेंट में है उसको इन्फॉर्म करना पड़ता था कि ये ऐसे ऐसे एडवांस डायरेक्टिव इशू हमने किया है। फिर गाइडलाइंस जो है कि अगर कोई पेशेंट इस कंडीशन में पहुंच चुका है कि अब एडवांस जो डायरेक्टिव है उसको खोलने की ज़रूरत है, एंड द पर्सन इज़ टर्मिनली इल एंड उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है, तो इन दैट केस वो जो डॉक्यूमेंट की वेरासिटी है, ऑथेंटिसिटी है उस डॉक्यूमेंट की, वो कैसे चेक होगी, वो आप रेफर कर सकते हो टू डिजिटल रिकॉर्ड्स ऑफ द एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर इज़ बेसिकली द पेशेंट जिसने वो एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव बनाया है, and from the custodian of the document appointed by the local government. Earlier इसमें भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास से वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो वेरिसिटी ऑब्टेन करनी थी। देन एक प्राइमरी मेडिकल बोर्ड बनाया जाता है जिसमें एक फिजिशियन होता है, 2 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं और इनके पास 5 years का एक्सपीरियंस होता है। ये कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है जो डिसीजन देता है बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। पहले एक तो 20 years एक्सपीरियंस की ज़रूरत थी, और ऊपर से जो बोर्ड था इट कंसिस्टेड ऑफ मोर नंबर ऑफ मेंबर्स एंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था प्रोसीजर। देन सेकंड में फाइनल ओपिनियन में क्या, एक सेकंड प्रिलिमिनरी ओपिनियन के बाद आपको फाइनल ओपिनियन देना है। अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज ज्यूरिसडिक्शनल कलेक्टर जो था वो प्रिलिमिनरी ओपिनियन देख के फिर सेकंड बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करता था। अब हॉस्पिटल सेकंड बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है, बिकॉज हॉस्पिटल इज एक्चुअली सीइंग द कंडीशन ऑफ द पेशेंट, एंड प्राइमरी बोर्ड के जब अपना सैंक्शन दे देगा तो हॉस्पिटल सेकंड मेडिकल बोर्ड बनाएगा। देन हॉस्पिटल सिंपली जो डिसीजन है प्राइमरी और सेकेंडरी मेडिकल बोर्ड का और जो कॉन्सेंट है लोगों का वो कम्युनिकेट कर सकता है टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू दैट डिसीजन। अर्लियर अगेन दिस प्रोसेस वॉज कॉम्प्लिकेटेड, जुडिशियल मजिस्ट्रेट का कॉन्सेंट लेना पड़ता था। अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट को बस इन्फॉर्म करने की ज़रूरत है कि अब हम ये हमारा लाइन ऑफ ट्रीटमेंट रहेगा। देन रिफ्यूज़ल बाय मेडिकल बोर्ड, अगर जो मेडिकल बोर्ड है जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है वो रिफ्यूज़ करता है कि ये डायरेक्टिव सही नहीं है या जो भी डिसाइड हुआ है एंड दे डू नॉट अग्री टू इट, देन नॉमिनीज जो हैं उस एग्जीक्यूटर के दे कैन रिक्वेस्ट द हॉस्पिटल टू रेफर द केस टू द सेकेंड मेडिकल बोर्ड। अगर ये प्राइमरी फर्स्ट मेडिकल बोर्ड अग्री नहीं करता है, एंड फर्दर हाई कोर्ट में अपील भी करी जा सकती है अगर सेकेंड बोर्ड भी अग्री नहीं करता है। अब ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे ये जो एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव है ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उस केस में कैसे प्रोसीड किया जाएगा अगर कोई डायरेक्टिव है ही नहीं। तो इन दैट केस
हॉस्पिटल क्या करेगा, प्राइमरी बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट करेगा, फिर बोर्ड जो है वो पेशेंट के जो गार्जियंस हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उनसे कंसल्ट करेगा, उस मिनट्स ऑफ मीटिंग को रिकॉर्ड करेगा, और अगर वो रिटन में अपना कंसेंट देना चाहते हैं उनका कंसेंट रिकॉर्ड करेगा। देन प्राइमरी बोर्ड इसको सर्टिफाई करेगा विद इन 48 आवर्स। फिर प्राइमरी बोर्ड का जो ओपिनियन है वो सेकेंडरी बोर्ड will examine that opinion, give its decision, and if they agree with the decision of the primary board, then judicial magistrate and the relatives and guardians will be informed within 48 hours. But if they do not approve and they do not agree with the decision taken by the primary board, then family members, जो treating physician है, hospital staff है, they can approach the high court with the appeal. तो ये अब clear slew of directions we have in place in regarding to the right that is available. Nevertheless, the right that exists at present is that you have the right to die with dignity under Article 21. Passive euthanasia is legal. लिविंग विल आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। ये जो एडवांस मेडिकल डायरेक्टिव लिविंग विल की बेसिकली पेशेंट की क्या विल है, अगर उसकी ऐसी कंडीशन आ जाती है तो उसकी विल रिकॉर्ड करी जाती है, एंड उसके रिस्पेक्ट में जो भी डायरेक्टिव्स थे वो अब फाइनली क्लियर हैं। एंड जस्ट इन केस यू हैव एनी फर्दर डाउट्स और क्वेरीज, उसको कमेंट बॉक्स में डालिए। एंड ऑल्सो आई एम अवेलेबल ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लीगल करियर से रिलेटेड या लीगल करंट अफेयर्स से रिलेटेड अपडेट्स आपको रेगुलरली चाहिए तो चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टाग्राम पे भी हमें ज़रूर फॉलो कीजिए।